यूनिट में जो एक्स्ट्रा इस साल है उसमें से पहला टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे। इमरजेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इमरजेंस का मतलब होता है शुरुआत होना, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई हुई है। अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, जिससे अपने एंटरप्राइज यानी हमारे फर्म के जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको अपने किसी के साथ में शेयर करते हैं। अब जो वेरियस पार्टीज के साथ में शेयर करना, इसमें गवर्नमेंट आती है, हमारे एम्प्लॉयज आते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स आते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है ना, वो इंटरेस्टेड पार्टीज के अंदर ये सारे लोग आते हैं, जिससे एग्जिबिट यानी शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। अब फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब साल के आखिर में होने वाला प्रॉफिट या तो लॉस, ये फाइनेंशियल रिजल्ट। और स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब जो अपने बैलेंस शीट बनाते हैं वो। लाइक एनी अदर लैंग्वेज, अकाउंटिंग हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स। अकाउंटिंग के खुद के रूल्स होते हैं। बेसिक कन्वेंशन, कन्वेंशन, रेगुलेशन एंड कंसेप्ट। कन्वेंशन का मतलब होता है रिवाज, रेगुलेशन और कंसेप्ट जो यूज़ किए जाते हैं, और वो इवॉल्व होते हैं। इवॉल्व का मतलब डेवलप होते हैं ओवर मेनी ईयर्स, एक झटके में नहीं आ जाते किसी के पास, लेकिन उसको डेवलप होने में टाइम लगता है। और जो भी अकाउंटिंग अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उसके एक्सपीरियंस से ये जन्म लेते हैं। एज ए रिजल्ट डिफरेंट कंपनीज यूज वेराइटी वाइड वेराइटी ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स। हर कोई कंपनी अलग अलग अकाउंटिंग मेथड यूज करती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने को कंपेयर करना है दो अलग अलग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो किसी कंपनी ने अलग मेथड से बनाया, किसी कंपनी ने अलग मेथड से बनाया, तो दो अलग अलग मेथड को कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे उसको स्ट्रिक्टली एक स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ रूल यानी एक रूल का सेट बना दिया, रूल्स बना दिए, रूल्स सेट कर दिए हमने, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बता दिए, जिससे अलग अलग वेरिएशंस ना आए मेथड्स में, यानी सबकी मेथड अलग अलग ना हो, सबकी मेथड सेम हो जाए, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने बना पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इसको बदल नहीं सकते। अकाउंटिंग रूल शुड हैव अ रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी अपने जानते हैं कि उसको बदल सकना हमारे लिए पॉसिबल होता है, given the specific circumstances of an enterprise and also in light with the changes in the economic environment। जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बदलता है वैसे ये भी बदलेगा। सोशल नीड्स, समाज की ज़रूरतें बदलेगी वैसे ये भी बदलेगा। लीगल रिक्वायरमेंट्स बदले और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और टेक्नोलॉजी जैसे अभी टैली जैसे सॉफ्टवेयर आ गए। तो पहले अकाउंटिंग में ये सब नहीं था, लेकिन उसके आने के बाद उसके हिसाब से चेंज भी हुए। एएस places restrictions on behavior and therefore they must be accepted by affected parties। सब लोग उसको एक्सेप्ट करें, उसका उसका होना ज़रूरी है। कोई एक्सेप्टेड नहीं करेगा तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का होना ज़रूरी कोई मायने नहीं रखता है। The AS seek to describe the accounting principles, the valuation techniques, and methods of applying the accounting principles in the preparation and presentation of financial statements so that they may give a true and fair view। यानी ये क्या आपको अश्योर करवाते हैं कि जितनी भी टेक्निक्स है, वैल्यूएशन की टेक्निक मतलब अगर मैं स्टॉक का वैल्यूएशन करता हूँ तो स्टॉक का वैल्यूएशन मैं कैसे करूँगा, किसी एसेट का वैल्यूएशन करना है तो उसकी कीमत कैसे निकाली जाएगी। और जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई किए जाएंगे जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाए उस टाइम पे, तो उससे पता चलता है कि हमारे पास जो भी कंपैरिजन है वो कंपैरिजन एक जैसी चीज़ों की हो सकती है। तो इसीलिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर द अपेरेंट पर्पस ऑफ द स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज इज टू, देखो यहाँ पे मकसद अपेरेंट यानी देखी टू, जो सबसे ज़्यादा सामने आता है वो क्या है कि टू इज टू प्रमोट द डिसेमिनेशन ऑफ टाइमली एंड यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। डिसेमिनेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन टाइम पे होना चाहिए, इन्वेस्टर्स को उसकी खबर टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए, राइट। और कंपनी के फाइनेंशियल और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज है उन सब तक मैसेज बराबर से जाना चाहिए। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है क्या? रिटन डॉक्यूमेंट, पॉलिसी, प्रोसीजर्स जो एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी अपने यहाँ पे कौन इशू करता है, आईसीएआई, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की जो इंस्टीट्यूट है वो। और गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी बॉडी कवरिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर
of accounting transactions in the financial statement. फॉर इंस्टेंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1, उसमें क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है, राइट। अब ये जो तीन क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑब्लिगेशन मतलब जवाबदारी, फर्जियात पढ़ूं। Every company other than companies to which Indian accounting standards as notified under Companies Rules 2015 are applicable and its auditors shall comply with the, यानी सारे जितने भी लोग हैं वो सबको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना पड़ेगा। यानी मतलब जिन जिन कंपनीज के बारे में बताया गया उन सारी कंपनीज को द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी ये किसके लिए है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन सबको बनाने के लिए एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेसिफाइड AS1 to 5, 7 and 9 एंड 7 1 to 5 7 and 9 to 29 एज रिकमेंडेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जैसे मैंने आगे भी बताया कि इंडिया में इसके लिए बॉडी जो है वो ICAI है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है। अब ऑब्जेक्टिव, तो स्टैंडर्ड बनाना, डाइवर्स यानी अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी कोई फॉलो ना करे, सबको एक स्टैंडर्ड दे दिया है, उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको चलना है। और पहले कंपेयर करना मुश्किल था, अब कंपैरिजन आसान बन जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। मतलब किसी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी के साथ में अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करना हो तो दोनों के स्टैंडर्ड्स अगर एक होंगे तो कंपैरिजन आसान बन जाता है। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी इसलिए क्योंकि सबने एक ही तरह की मेथड को यूज़ किया है तो सबको भरोसा रहता है, जो यूज़ करने वाले लोग हैं इन्फॉर्मेशन को, उसको भरोसा रहता है कि ये स्टेटमेंट जो बनाए गए वो रिलायबल यानी भरोसा पात्र है। टू हेल्प टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझना आसान बनता है कि भाई ये एंट्री क्यों पास की गई है, उसके लिए आसानी रहती है। अब एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो रिड्यूस और एलिमिनेट कंफ्यूजिंग वेरिएशंस। जो सबसे पहला फायदा जो ऊपर है भाई, एक तो वेरिएशन हट जाता है, मतलब सब लोग अलग अलग स्टैंडर्ड यूज नहीं करेंगे, सब लोग एक ही तरह के स्टैंडर्ड्स यूज करेंगे जिससे कंपैरिजन आसान बन जाती है। फिर डिस्क्लोजर्स बियॉन्ड द रिक्वायर्ड बाय लॉ, यानी डिस्क्लोजर मतलब जो उसके अंदर शो करना है आपको, जो चीज़ों को आपको दर्शाना है वो सारी चीज़ें, जैसे लॉ के लॉ के भी ऊपर जाके अगर आपको बतानी है वो तो। इसके बाद में फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट कंपनीज, ये तो आगे भी देखा, कंपैरिजन आसान बनता है अलग अलग कंपनीज के बीच में। और यूनिफॉर्मिटी, यानी एक जैसे सबकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक ही होगी, जैसे क्लोजिंग स्टॉक किस तरह से वैल्यू किया जाएगा उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सब लोग एक ही तरह से करेंगे। अब ग्लोबलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, विद द इंक्रीज ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस द क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ कैपिटल हैज बिकम इंक्रीजिंगली कॉमन। क्रॉस बॉर्डर का मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ कैपिटल जाती है, मतलब बाहर से पैसा इंडिया में आता है, इंडिया का पैसा दूसरी कंट्रीज में जाता है। सेवरल इंडियन कंपनीज हैव रेज्ड कैपिटल अब्रोड by issuing instruments like American Depository Receipt, Global Depository Receipt and Foreign Currency Convertible Bonds। इंडियन कंपनीज ने ये सब चीज़ें क्या है, ये फॉरेन मार्केट के अंदर जो पेमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं उसका नाम है। इंडियन कंपनीज हैव सेटअप एंड अक्वायर्ड बिजनेस ओवरसीज, हमारी कंपनी ने भी, हमारी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने दुनिया की कंपनीज को खरीदा है और वहाँ पे वो अपना प्रेजेंस रखते हैं, यानी दूसरी कंट्री में भी इंडिया की बहुत सारी कंपनीज है, या तो खुद उन्होंने स्टार्ट किया है या तो जॉइंट वेंचर उनकी कंपनीज के साथ में किया है। इन अ ग्लोबलाइज एनवायरनमेंट द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मस्ट बी हार्मोनाइज विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हार्मोनाइज यानी एक जैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, जैसा उनके स्टैंडर्ड है वैसे हमारे स्टैंडर्ड होने चाहिए। देखो इंडियन एस, IFRS or USGAAP, generally accepted accounting principles. This is a collection of accounting convention, assumption, concept and rule. The source of Indian GAAP include the Companies Act 2013। इंडिया के अंदर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहाँ मिलेंगे, कंपनीज एक्ट में मिलेंगे 2013 के। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने जो अनाउंसमेंट किए टाइम टू टाइम,
अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड स्पेसिफाई द एक्सेप्टेबल मेथड्स फ्रॉम द वाइड एरे ऑफ, वाइड एरे का मतलब वाइड स्कोप जिसको बोला जाता है, ऑफ अकाउंटिंग चॉइसेस अलाउड बाय जीएएपी। अब मैं समझता हूँ ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो याद करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन उसके फेजेस आप याद कर सकते हो, कौन कौन से फेज के अंदर इसको एप्लीकेबल किया गया है। तो अपने इसी को याद करना है, राइट। और सब चीज़ों को याद करने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। देखो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करने के लिए दो अलग अलग फेज है। कोई भी कंपनी 1 अप्रैल 2016 से, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1 2018। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी बैंक जैसी, पर बैंक के सारे काम ना करे, वैसे सिर्फ फाइनेंस के अंदर डील करने वाली कंपनी, जैसे बजाज फाइनेंस है, राइट। और इसके बाद में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में मुथूट फाइनेंस कॉरपोरेशन आएगा, जो गोल्ड के सामने लोन देता है। एंड लिस्टेड और अनलिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया हैविंग अ नेटवर्थ। याद रखना है सिर्फ इतने को, दो डेट याद रखनी है। दो कंपनीज, कोई भी कंपनी 1 अप्रैल 2016, या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी 1 अप्रैल 2018, चाहे वो लिस्टेड या अनलिस्टेड हो, या जिसका प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग स्टार्ट हो चुका हो इंडिया में या तो बाहर, जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या तो उससे ज़्यादा हो। नेटवर्थ का मतलब कैपिटल और रिजर्व्स दोनों मिला के। फेज 2, अनलिस्टेड कंपनी 1 अप्रैल 2017 से। एनबीसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो है वो 1 अप्रैल 2019 से, जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ या तो इससे ज़्यादा हो लेकिन 500 करोड़ से कम हो। अदर कंपनीज जो फेज 1 में कवर नहीं हुई है, या तो एसएमई एक्सचेंज, लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज, ऑल कवर नेटवर्थ क्राइटेरियन, नो नेटवर्थ का, इसमें सब आ गया। यानी फेज 2 के अंदर सब कुछ कवर कर लिया गया। और इंश्योरेंस कंपनी को कब से? 1 अप्रैल 2021 से कवर किया गया। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड आईएफआरएस, जस्ट होल्ड ऑन। हम्म देखिए अभी इसके अंदर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, द एमसीएस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए फुल फॉर्म, notifications on Indian accounting standard contain some carve outs from इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। कार्व आउट्स का मतलब क्या? उन्होंने सीधा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को कई जगह पे कॉपी किया हुआ है। कन्वर्जेंस enables the Indian authorities to carve out exceptions to IFRS when they are applied in India। यानी हम क्या करते हैं उसको कन्वर्जेंस यानी मतलब उसको मिलाते हैं, अलग अलग जगह से हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लिया और उसके बाद में उसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने में यूज़ किया। इन कॉन्ट्रास्ट कन्वर्जेंस का मतलब क्या? मिलाना होता है, जबकि अडॉप्शन का मतलब सीधा उसको कॉपी कर लेना होता है। वुड रिक्वायर्ड एक्सेप्टिंग आईएफआरएस विदाउट चेंजेस, लिखा है ना, सिर्फ कॉपी कर लेना, चेंजेस के बिना उसको सीधा कॉपी कर लेना। तो गवर्नमेंट इंटेंड्स टू फॉलो आईएफआरएस विथ मॉडिफिकेशन। आईएफआरएस इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, अच्छा बार बार आया, मैं बताना भूल गया। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड विदाउट चेंजेस, अडॉप्शन का मतलब, और कन्वर्जेंस का मतलब कुछ एक्सेप्शन भी उसके अंदर रखते हैं, मतलब थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। As a result, financial statements prepared by Indian accounting standard will not be IFRS compliant. This will lead to some problems in comparing them with IFRS financial statement। हमने क्या किया है? कार्व आउट किया है, इसका मतलब हमने इसको चेंज किया है, तो इसलिए पूरी तरह से वो कंप्लायंट नहीं है, यानी उनको सीधा कॉपी पेस्ट नहीं किया है हमने। कन्वर्जन विथ IFRS इज लाइक टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स है, सॉरी ये रिपोर्टिंग यहाँ से भी निकालना है। हाँ, इज लाइकली टू ब्रिंग आउट, यहाँ सब बराबर है IFRS, यहाँ सिर्फ खाली IFS आएगा। IFS इज लाइक टू ब्रिंग अबाउट मेजर चेंजेस इन इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। IFRS अलाउज, यहाँ IFRS है, अलाउज follows the fair value measurement basis, whereas Indian standards largely follow historical cost. Indian companies may face significant problems in their transition to IFRS because of the absence of active markets for some assets in India। इंडिया में कुछ असेट्स का मार्केट ही नहीं है, फाइनेंशियल असेट्स की बात करें तो उसका मार्केट इंडिया में है ही नहीं। तो इसलिए इंडियन कंपनीज को IFRS के अंदर ट्रांजिट करने में यानी बदलाव लाने के अंदर बहुत सारे
चैलेंज का सामना करना पड़ता है। ऑल्सो कंपनीज मस्ट इम्प्रूव द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस एंड जजमेंट ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये दूसरा कहाँ पे चेंज करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव करेंगे, यानी जो पेपर वर्क करना पड़ता है उसको इम्प्रूव करने की इनको ज़रूरत है। अब ये जो लिखा है उसको अपने स्किप करेंगे, ज़रूरत नहीं है इसकी। इमरजेंसी ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स देखे, मीनिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, याद रखो कोई भी ऑडिटर किसी भी कंपनी का एम्प्लॉई नहीं होता है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, चाहे वो एंटिटी यानी फॉर्म, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट करता हो या प्रॉफिट ना करता हो, यानी नॉन प्रॉफिट जिसको बोला जाता है, जो सिर्फ सेवा करने के लिए स्टार्ट किया गया हो, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted to express an opinion thereon। यानी ऑडिटर का काम ये है कि वो सिर्फ अपना ओपिनियन देता है कि ये अकाउंटिंग जो इन्होंने किया है वो सही तरीके से किया है कि नहीं। The separation of owners and managers in a corporation creates potential problem in getting truthful information about the performance of the company. Corporate managers have the best access to information about the company, but they may also have incentives to make the company's performance look better than it is। कई बार ऐसा होता है कि मैनेजर्स, उनके पास कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन कई बार ये लोग ऐसा करते हैं कि ऐसे न लालच में आ जाते हैं कि हम अपनी कंपनी की पोजीशन जैसे उससे ज़्यादा अच्छी बताएं, लोगों को ऐसा लगे कि कंपनी अच्छा काम कर रही है। राइट, क्योंकि अगर ऐसा पता चलेगा लोगों को तो इससे क्या होता है कि नई नई जगह पे वो स्टोर्स ओपन कर सकते हैं, और कई बार मैनेजर को कॉम्पनसेशन यानी मैनेजर का पगार बढ़ सकता है। तो इसलिए मैनेजर्स कई बार इसमें चीटिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ऑडिटर का काम ये है कि इस तरह की चीटिंग को रोकना। इन एडिशन मैनेजर्स ऑफन बिलीव दैट कंपनी कंडीशंस आर बेटर देन दे आर बिकॉज मैनेजर्स आर ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक यानी हकारात्मक होते हैं। वो लोगों को ऐसा है ना, सब पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए, उनको लगता है कि कंपनी सब अच्छी चल रही है। पर यहाँ पे शेयर होल्डर्स इन सारी इंफॉर्मेशन पे भरोसा कैसे करें, जब तक मैनेजर खुद वहाँ पे काम करने वाला इंसान जब अकाउंट बनाएगा, अकाउंट को साइन करेगा, तब तक भरोसा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी के लिए कोई बाहर का कोई भी आदमी ऐसा कि जो क्वालिफाइड हो और जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो कि अकाउंट को चेक करे और अकाउंट के ऊपर अपना ओपिनियन दे कि इसके अकाउंट को, जो भी कंपनी के अकाउंट को बनाया गया है वो सही तरीके से बनाया गया है कि नहीं, तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा भरोसा रखना। क्योंकि बाहर के इंसान ने अगर वो सर्टिफाई किया कि अकाउंट ठीक तरह से बनाए गए, तो इससे उसके ऊपर भरोसा रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है, देखो, एक ऑनरेबल और एक्सपर्ट थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। इन द एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दिस थर्ड पार्टी इज एन इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड पब्लिक अकाउंटिंग फर्म कॉमनली कॉल्ड द ऑडिटर। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एरिया में इस थर्ड पार्टी को क्या बोला जाता है, ऑडिटर बोला जाता है। ऑडिटर मैनेजर ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उसको एग्जामिन करेगा, यानी उसको चेक करेगा, और उसके बाद में अश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अश्योरेंस का मतलब गारंटी अपने को देता है कि भाई ये जो स्टेटमेंट्स है वो क्रेडिबल यानी भरोसा करने लायक है कि नहीं। Auditors do not provide a guarantee that everything on the financial statement is correct। वो ये नहीं गारंटी दे रहा है कि सब कुछ करेक्ट है कि नहीं, पर वो क्या करेगा, सिर्फ सैंपल डेटा को एनालाइज करेगा। सारे अकाउंट्स को चेक करना ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं है। वो कुछ अकाउंट को चेक करेगा और उस अकाउंट को चेक करके उसके बाद में अपना ओपिनियन देगा कि इन्होंने जो अकाउंट बनाए वो सही तरीके से बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। अब ये भी अपने को स्किप करना है, इसमें से कुछ भी याद नहीं करना है। अब अकाउंटिंग इन डिजिटल एरा जो है वो अपने 100% करके जाना है। द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल अकाउंटिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल अकाउंटिंग 100%, ये 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा। देखो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड बाय स्मॉल बिजनेसेस फ्रीलांसर। जो देखो, ये फ्रीलांसर्स का मतलब क्या है कि जो कोई पगारदार नहीं होते किसी जगह के, अपनी तरफ से कोई एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, कंपनी को सबमिट करते हैं, कंपनी को अच्छा लगेगा तो उसको खरीद लिया जाएगा। जैसे फोटोग्राफी में मैंने अगर किसी अच्छी चीज़ का फोटोग्राफ लिया, किसी मैगजीन को मैंने उसको बेच दिया, तो अगर उस मैगजीन ने मुझे पैसा दिया तो वो मैगजीन में मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ऐसे मेरे पास 50 मैगजीन वाले हैं
जिनके नंबर्स मेरे पास होंगे, जिनके कांटेक्ट मेरे पास होंगे, मैं इसमें से किसी को भी बेच सकता हूँ। तो मैं बन जाता हूँ यहाँ पे फ्रीलांसर। यानी मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, अपनी मर्जी से काम करूंगा। Startup and larger organizations to streamline their finances, track expenses, generate reports and ensure compliance। यानी इन सब के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए अपने को, और ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। डिसाइडिंग वेदर बिटवीन डिजिटल वर्सेस ट्रेडिशनल अकाउंटिंग इज नॉट एन ईजी टास्क। इट्स अ कॉम्प्लेक्स डिसीजन दैट कंसिडर्स, देखो, पहली बात तो आपको बजट देखना है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर महंगे आते हैं, इसलिए पहले तो बजट देखना है आपका। फिर आपके पास कितनी फाइनेंशियल डेटा है, थोड़ी फाइनेंशियल डेटा के लिए डिजिटल अकाउंटिंग कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और बेनिफिट्स क्या है डिजिटल अकाउंटिंग को यूज़ करके, ये सब जानने के बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर जहाँ पे हमको लगेगा वहाँ पे डिजिटल अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे। विद द राइट प्लेटफॉर्म एंड सपोर्ट, डिजिटल अकाउंटिंग कैन मेक ऑपरेशंस मोर एफिशिएंट, एक्यूरेट एंड सिक्योर। यानी अगर सही तरह का प्लेटफॉर्म तुमने खरीदा, तो आसानी से तुम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे। द बेस्ट वे टू गेट स्टार्टेड विद डिजिटल अकाउंटिंग इज टू डिसाइड विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट, और उसके बाद में देन वर्क विथ एन एक्सपर्ट टू अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड द फीचर्स, यूजेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कीपिंग फाइनेंसेस सिक्योर। अब यहाँ पे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक्सपर्ट आपको ये समझाते हैं कि उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के फीचर्स क्या है, उसको यूज़ कैसे करना है, और अपने फाइनेंशियल डेटा को सिक्योर कैसे रखना है। विथ द प्रॉपर सेटअप, इट इज़ पॉसिबल टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल अकाउंटिंग फॉर ईयर्स। इन इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड द डिजिटल अकाउंटिंग एश्योरेंस बोर्ड। ये पूरा बोर्ड बनाया गया है, DAAB। द मेन एम ऑफ द बोर्ड इज टू आइडेंटिफाई, डेलिबरेट एंड हाईलाइट इश्यूज इन अकाउंटिंग, जिसमें वैल्यूएशन भी आएगा अकाउंटिंग का, अश्योरेंस इन द डिजिटल वर्ल्ड, इन द सिक्योरिटी आस्पेक्ट ऑफ डेटा एंड टेक्नोलॉजी। इसमें डेटा की सिक्योरिटी कैसे करेंगे वो सब भी इसके अंदर आ गया। इसका मतलब डेटा सिक्योर रहना चाहिए, किसी के पास लीक नहीं हो जाना चाहिए, या तो डेटा के अंदर कोई भी चेंज किसी से भी हो सके ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अब Digital accounting is a new way of handling bookkeeping needs. It uses various online tools such as cloud-based software। अब cloud-based software का मतलब क्या होता है, इंटरनेट के जरिए से अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, और हमारी डेटा सब क्लाउड पे, यानी ऑनलाइन स्टोर होगी। हम कोई हार्ड डिस्क के ऊपर उसको स्टोर नहीं करेंगे। टू एनेबल यूजर्स टू स्टोर, मैनेज एंड एक्सेस देयर फाइनेंशियल डेटा फ्रॉम एनी डिवाइस, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। इट्स अ गुड वे टू ऑटोमेट मंडेन टास्क। लाइक मंडेन टास्क यानी रोज का जो टास्क होता है ना, वो ऑर्डिनरी जिसको बोला जाता है, मंडेन का मीनिंग। लाइक इन्वॉइसिंग एंड पेरोल। इन्वॉइसिंग यानी बिल बनाना, पेरोल का मतलब क्या, पगार देना। इसमें टाइम और एनर्जी बच जाती है। डिजिटल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस थ्रू डिफरेंट सॉफ्टवेयर। अलग अलग सॉफ्टवेयर से अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, और उसके कुछ बेनिफिट्स भी है, कुछ ड्रॉबैक्स भी है। बेनिफिट्स यानी कुछ फायदे हैं, कुछ ड्रॉबैक्स यानी कुछ लिमिटेशंस भी है। सो इट्स एसेंशियल टू गेट वाइटल इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिफोर डिसाइडिंग विच वन टू ऑप्ट। तो हमको सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वाइटल यानी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को हमको यूज़ करना है, कौन से यूज़ नहीं कर सकते, ये भी हमको ध्यान में रखना है। अब द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल अकाउंटिंग में, एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, कोई भी जगह से, ये ऑनलाइन होता है, इसलिए कोई भी जगह से वो डेटा को अपने बैकअप कर सकते हैं और इसको क्लाउड से कभी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि डेटा कहीं पे लॉस हो जाएगा, या तो सिक्योरिटी ब्रीचेस मतलब कोई हमारी डेटा को चुरा लेगा। सिक्योरिटी ब्रीचेस यानी सिक्योरिटी तोड़ देना। फिर इंक्रीज्ड एक्यूरेसी। A digital accounting solution such as Xero or Sage 50 accounts automates many complex processes calculation। बहुत सारे कैलकुलेशन को वो ख़त्म कर दिया उन्होंने, यानी मतलब वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर। अगर इंसान कैलकुलेशन करेगा तो शायद गलती हो सकती है। एंड सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज एक्यूरेसी इन प्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। तो जो रिपोर्ट बनते हैं, स्टेटमेंट बनते हैं, वो एकदम परफेक्ट और एक्यूरेटली बनेंगे।
डिजिटल अकाउंटिंग लोअर कॉस्ट से बनता है, मतलब इसमें खर्चा कम होता है। ड्रामेटिकली रिड्यूस कॉस्ट एसोसिएटेड विद हायरिंग फुल टाइम अकाउंटेंट्स और बुक कीपर्स। अकाउंटेंट और बुक कीपर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। दो या तो तीन मेन अकाउंटेंट होंगे तो चल जाएगा, पूरा स्टाफ लाने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। यू ऑल्सो सेव मनी ऑन ऑफिस सप्लाई, यानी मतलब पेपर वर्क कम हो जाता है, फाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और सॉफ्टवेयर अपग्रेड बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब अपग्रेड करना ही सब ऑनलाइन ही होता है। सब कुछ ऑनलाइन है, तो अपने सॉफ्टवेयर अपने अंदर हो तो अपग्रेड करेंगे ना, कंप्यूटर में हो तो। फिर रियल टाइम इंफॉर्मेशन, जहाँ चाहिए वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और वो भी 24/7। जैसे ही मैंने यहाँ पे कोई एंट्री की तो वो एंट्री तुरंत ही क्लाउड के ऊपर अपडेट हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं उसको कभी भी चेंज कर सकता हूँ मेरे हिसाब से, दूसरे को चेंज करने के लिए स्टॉप भी कर सकता हूँ, सब किया जा सकता है, इसलिए इसमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है। अब सवाल ये है कि इसमें से थर्ड और फोर्थ यूनिट में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो मैं बता देता हूँ। इसमें देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देशीनामा सिस्टम थर्ड यूनिट के अंदर। फिर उसके अंदर रोजमेल बेटोमेल, रोजमेल बेटोमेल। फिर उसके बाद में टर्म्स जो यूज की जाती है ना देशीनामा के अंदर, उसमें से कोई टर्म्स आपको पूछ सकते हैं। ये टोटल मिला के आप देख सकते हो। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है ना, वो याद करना, दो या तीन क्वेश्चन याद करोगे देसीनामा तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। लिमिटेशंस ऑफ देसीनामा सिस्टम, तो मैं यहाँ पे थर्ड यूनिट में से इंपॉर्टेंट समझता हूँ। एक तो डिफरेंस बिटवीन देसीनामा सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम, दूसरा लिमिटेशंस ऑफ देसीनामा सिस्टम, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देसीनामा सिस्टम। ये तीन क्वेश्चन करो, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो इसको ऊपर से देख जाओ। दैट्स इट। ये टर्म्स को इतनी सारी याद करने की जरूरत नहीं है, किसी को अगर टर्म्स अकेली याद करनी हो और बाकी सब ऑप्शन में छोड़ जान देना हो, तो टर्म्स के साथ खाली आप डिफरेंस याद कर लेना, इनफ है। फिर उसके बाद ये फोर्थ यूनिट के अंदर, ये पहले तो इमरजेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी यहाँ से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उसके ऑब्जेक्टिव, उसके एडवांटेजेस। फिर उसके बाद में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, उसकी क्रेडिबिलिटी, और उसके बाद में अकाउंटिंग इन डिजिटल एरा। ये तीन क्वेश्चन आपको करने हैं। बाकी ये सारी चीज़ें को आप इम्पॉसिबल है ये कर याद कर पाना एक दिन में, नहीं तो फिर आपको ये सारे डेट वगैरह यानी ईयर्स वगैरह याद करने पड़ेंगे उसके साथ में। बराबर, ये देखो ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये आएगा क्वेश्चन। राइट। अब इसके बाद मैं आपको थर्ड एंड फोर्थ यूनिट के अंदर भी बता रहा हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट के अंदर भी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ, थर्ड फोर्थ का तो मैंने किया अभी। तो ये फर्स्ट यूनिट में से आपको एक ग्रीक सिविलाइजेशन करना है, रोमन करना है, चाइनीज सिविलाइजेशन करना है। ये तीन सिविलाइजेशन आपको करने हैं, और इसके अंदर से आपको अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र आपको कर देना है खाली, ओनली वन। अर्थशास्त्र और बैकअप के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक अर्थशास्त्र है, और मनुस्मृति। अर्थशास्त्र और मनुस्मृति दो आप करके जाना। और फर्स्ट यूनिट में से जैसे बोला, ग्रीक, रोमन, चाइनीज सिविलाइजेशन, ये तीन। ओके।